Green World Publications. नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तस्लीमा मंसूरी आप लोगों को जीव विज्ञान पढ़ाती हूँ और चैप्टर 6 चल रहा है एवोल्यूशन का, जिसमें आज लास्ट लेक्चर है और टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा एवोल्यूशन वाले में। आइसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। आइसोलेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को एक बार और रिवाइज कराना चाहती हूँ कि हार्डी वीनबर्ग ने क्या कहा था। तो सुनिएगा कि हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या है। हार्डी और वीनबर्ग दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने कहा बच्चों कि जो अलग अलग प्रकार के आपके एलिल होते हैं, कैपिटल पी से इन्होंने डिनोट किसको किया था कि जो आपके प्रभावी वाले एलिल होते हैं उसको डिनोट किया हुआ था, प्रभावी एलिल को, ठीक है। कैपिटल भी ने क्यू है और क्यू से इन्होंने अप्रभावी एलिल को डिनोट किया था, अप्रभावी एलिल, ठीक। इन्होंने कहा बच्चों कि द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू इज कांस्टेंट। क्या रहेगा? नियत रहेगा हर सिचुएशन में। कंडीशंस को मैंने आपको बताया था कि किस कंडीशन में पी और क्यू का रेशियो, यानी कि प्रभावी लक्षण वाले एलिल और अप्रभावी लक्षण वाले एलिल का रेशियो किस कंडीशन में नियत नहीं रहेगा। कांस्टेंट का मतलब है नियत रहेगा। एक चीज ये कही। दूसरा इन्होंने कहा कि पी और क्यू का अगर आप योग करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। कितना आएगा बच्चों? 1 के बराबर आएगा, ठीक है। और क्या कहा था इन्होंने कि अगर आप पी और क्यू का होल स्क्वायर लेते हैं तो भी इसका योग क्या आएगा बच्चों? बराबर आएगा। यानी इसका होल स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। ये हार्डी वीनबर्ग ने कहा था, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? कहना क्या चाहा है इन लोगों ने? समझिए क्या कहना चाहा है इन लोगों ने। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अगर आप एक्सटर्नल चीज़ों को हटा दीजिए या कुछ कंडीशंस को हटा दीजिए तो जो जीन पूल है, जीन पूल में परिवर्तन नहीं होता है। जीन पूल समान बना रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, साम्यावस्था में रहेगा। यानी कि देयर इज नो चेंज इन द जीन पूल, कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। यानी जब बदलाव नहीं आ रहा है तो विकास जैसी स्थिति बन ही नहीं रही है, नई प्रजातियां नहीं बन रही हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है। समझिएगा। अब अगर इसको मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाऊं तो एक एग्जाम्पल बेसिकली मैं आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि इन्होंने क्या कहा हुआ है, ठीक है बच्चों। आइए, जैसे मान लीजिए कि एक एरिया है जहाँ पर खरगोश की, अगर हम हाँ खरगोश की ही एग्जाम्पल लेते हैं। रैबिट का पॉपुलेशन है, मान लो कि वहां पर आपके 100 रैबिट हैं, ठीक है ना। कितने रैबिट हैं बच्चों? 100 हैं। खरगोश आपके 100 हैं, RABBIT होता है। खरगोश के आपके 100 खरगोश हैं और यहाँ पर क्या लिखा? खरगोश में डोमिनेंट एलिल वाला जो खरगोश है, ब्राउन कलर आईज वाला जो खरगोश है, यानी कि खरगोश की जो आंखें हैं, जो भूरी आंखें हैं, वो डोमिनेंट एलिल है। ये क्या है? प्रभावी है, ठीक है। और आपका जो क्या है, कह लो कि काली आंखें, काली आंखों वाले खरगोश जो हैं ये अप्रभावी हैं। यानी कि जो एलिल काली आंखों के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये अप्रभावी है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आराम से समझिएगा इसको, ठीक है बच्चों। अब मैं मान के चलती हूँ कि 60 खरगोश ऐसे हैं जिनकी भूरी आंखें हैं। 60 खरगोश ऐसे हैं जिनकी भूरी आंखें हैं बच्चों, ठीक है। और 40 खरगोश ऐसे हैं जिनकी काली आंखें हैं। इनकी आंखें कैसी हैं? काली आंखें। और काली आंखों वाले खरगोशों, काली आंखों का एलिल क्या है बच्चों? अप्रभावी है। भूरी आंखों का एलिल क्या है? प्रभावी है। तो अगर इसका रेशियो निकाला जाए, 60:40 का रेशियो निकाला जाए, 60 भूरी आंखों वाला क्या है बच्चों? ये आपका कैपिटल पी हो गया, एंड 40 काली आंखों वाला क्या होगा? क्यू हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे पी और क्यू का रेशियो निकालूं तो वो क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए, ठीक है ना, कांस्टेंट होना चाहिए। दो एग्जांपल से मैं देखूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे 60 क्या निकाल रही हूँ बच्चों? 40 का जब रेशियो निकाल रही हूँ तो ये आपका निकल करके आएगा 2:3 निकल करके आएगा। 2:3 से क्या होता है? 2×3 6 होता है, 2×2 4 होता है। सॉरी, 3:2, 3:3 निकल करके आएगा।
ठीक है, 3:2 निकल करके आया। एक और एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ये ले लिया। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो खरगोश की आबादी है कि 200 है बच्चों, ठीक है, कितनी है, 200 है। अब आप कैसे निकालोगे इसका रेशियो? अब आप इसका रेशियो निकालोगे तो आप कैसे निकालेंगे इसको? हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, हम यही एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं यहाँ पर कि P और Q का अनुपात कितना है बच्चों? टोटल संख्या कितनी है? 200 दिया हुआ है, x मान करके चलते हैं हम, ठीक है। हमने मान लिया px, अनुपात क्या हो रहा है, अनुपात कितना आना चाहिए था? अरे 3:2 आना चाहिए था। तो हम यहाँ पे ये 3p मान लो, ये 2q मान लो, ठीक है। हमने यहाँ पे रख लिया 3x और ये क्या रख लिया 2x, और ये आपका बराबर है कितने? 200 के बराबर है बच्चों। कितने के बराबर है? 200 के बराबर। यहाँ आ जाएगा कितना? 5x, और ये कितना आ जाएगा? 200। और आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? x बराबर आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, 3 मल्टीप्लाई कितना होगा? 40, और क्या हो जाएगा आपका? 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 40 निकल करके। तो p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 120 आ गई। और q की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? 1 मिनट, Q की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई है आपकी? 4 दूना 8, 80 निकल करके आ गई है, ठीक है ना। इस रेशियो में अगर हम मान करके क्या चल रहे हैं कि खरगोशों की संख्या कितनी है बच्चों? 200 है, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? 120 आ गई। Q की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई है? 80 निकल करके आ गई है। अब देखते हैं हम कि क्या स्टिल रेशियो इनका कांस्टेंट है? 120 अनुपात क्या है? 80 है बच्चों। रखिए, ये हो जाएगा आपका 4 2 जा क्या होता है? 8, 4 3 जा क्या होता है बच्चों? 12। यानी कि अभी भी हम देख रहे हैं कि रेशियो क्या है हमारा? सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहली चीज हार्डी-विनबर्ग ने क्या कहा था कि आप क्या करेंगे, देख रहे हैं कि प्रभावी लक्षण वाले और अप्रभावी लक्षण वाले जो एलिल हैं, इनका जब आप रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो वो क्या आएगा? वो जो अनुपात आएगा वो नियत रहेगा हर एक जनसंख्या के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स को आप छोड़ेंगे। मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है तब नियत रहेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट की घटना नहीं हुई है तब नियत रहेगा, जीन फ्लो नहीं हुआ है तब नियत रहेगा आपका, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ है तब भी नियत रहेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालिए। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? हम मानते हैं कि जो ब्राउन आईज वाले थे वो कितनी थी आपकी? अरे कितना था? 60 खरगोश थे। और काली आंखों वाले कितने थे? ब्लैक आईज वाले खरगोश कितने थे बच्चों? 40 थे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और टोटल नंबर कितना है इनका? 100 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालिए, ये है आपका P, ये क्या है आपका बच्चों? Q है, ठीक है। तो मैं P की फ्रीक्वेंसी निकाल ले रही हूँ। सबसे मैं P की फ्रीक्वेंसी निकाल रही हूँ। 60 अपॉन क्या कर देंगे आप? 100 कर देंगे। ये आपका निकल करके आ जाएगा 2 3 6 5, और ये निकल करके आ जाएगा 0.6 निकल करके आया। Q का फ्रीक्वेंसी निकाल लेती हूँ, 40, 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा, और यहाँ से निकल करके आया क्या? 0.4 निकल करके आया। अब कह रहा है कि P और Q का अगर आप योग करोगे तो 1 के बराबर आएगा, यही कह रहा है ये। तो P का कितना वैल्यू है? 0.6 है। Q का कितना वैल्यू है? 0.4 है। दोनों का आप योग कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों? एक वैल्यू इसकी आएगी। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल ये चीज कह रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम इस वाले इक्वेशन में रखें तो इरेज कर दो पहले इसको। यही वैल्यू मैं इस वाले इक्वेशन में रखूं तो P² क्या हो जाएगा? प्लस Q² प्लस क्या है बच्चों आपका? 2PQ बराबर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो P², P की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 0.6 थी। Q की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 0.4 है, ठीक है। यहाँ पे रख दीजिए 2 मल्टीप्लाई कितना? 0.6 मल्टीप्लाई 0.4। इन सबको आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 6 36 होता है, 0.34, 4 4 16, 0.16, और ये आपका हो जाएगा 0.48 आएगा। इसका निकालेंगे तो आप कितना आएगा बच्चों? 0.48 आएगा, ठीक है। इन सब को जब आप ऐड कर दोगे बच्चों तो इन सब की वैल्यू 1 आएगी। इन सब को आप ऐड कर दोगे तो इन सब का जो क्या कहते हैं योग है वो कितना आ जाएगा?
एक आएगा, ठीक है, इन सबका योग कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं सोचा एक बार और रिपीट करके आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझा दिया जाए। ओके, आज डिस्कशन करते हैं। अच्छा, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट क्यों है? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह बताता है कि विकास जो हुआ यानी कि जो चेंज आया उसका कारण क्या है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल आपको ये बताने में हेल्प करता है, ठीक है। आइसोलेशन पढ़ते हैं बच्चों, वियोजन या फिर पृथक्करण। आइसोलेशन क्या है कि विभिन्न प्रकार के चेंजेस की वजह से, यानी कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जा रही हैं, जातियां पाई जा रही हैं, ये सभी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, योग नहीं कर पाते हैं, प्रजनन नहीं कर पाते हैं, संयोग नहीं कर पाते हैं, और विभिन्न कॉजेस की वजह से ये करते नहीं हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या होती है, आइसोलेशन कहलाती है, ठीक है। देखो क्या लिखा हो, यह जैव विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि एक ही आबादी के सदस्यों में होने वाली वे क्रियाएं जिनके द्वारा वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, प्रजनन करने के योग्य नहीं रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, आइसोलेशन की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार पृथक्करण के कारण एक नई जाति बनती है, ठीक है, नई जातियों का विकास होता है, और आइसोलेशन जो होता है ये इसके कई कारण से होते हैं, ठीक है ना। देखो आपके वियोजन का कारण क्या है, हो सकता है कि जो एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की कुछ आबादी जो है, यानी कि एक ही प्रजाति जो है, एक ही जाति की जो जनसंख्या है, कुछ जनसंख्या इंडिया में रह रही है और कुछ लोग अमेरिका चले जाएं, तब भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ये क्या है आपका जियोग्राफिकल आइसोलेशन है। रिप्रोडक्टिव सेपरेशन क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सेपरेशन ये हो रहा है कि एक ही जाति की आबादियों के बीच में क्या कहते हैं कि जनन नहीं हो पा रहा है, प्रजनन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि क्या कहते हैं कि जो एक ही जाति के साथ साथ में विभिन्न प्रकार की जातियों को भी यहाँ पे आप इंक्लूड करेंगे, तो हो सकता है कि जो ये अलग अलग इंडिविजुअल हैं, अलग अलग जो जंतु हैं, इनका प्रजनन काल अलग हो, ठीक है, और हो सकता है कि ये अलग अलग इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में रह रहे हैं, कोई जमीन पर रह रहा है, कोई तालाब में रह रहा है, कोई हवा में रह रहा है, ठीक है। इनका व्यवहार अलग अलग हो, किसी जो मादा है वो नर को अट्रैक्ट करने के लिए दूसरे तरीके के व्यवहार अपनाती हो, और दूसरा जो जंतु है उसके व्यवहार से मैच नहीं कर पा रहा हो। मैकेनिकल आइसोलेशन हो सकता है कि जो गैमीट्स ऑर्गन है, बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो सेम नहीं हो, ठीक है ना, एंड गैमीट नहीं प्रॉपर बन पा रहे हों, डिस्टेंस है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, या आप कह लीजिए इंडिविजुअल्स के बीच में। हाइब्रिड इनफर्टिलिटी क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पर जो गैमीट बन रहा है बेसिकली फर्टिलाइजेशन हुआ, बट आगे फर्दर क्या हो रहा है, इंडिविजुअल जाइगोट नहीं बन पा रहा है, या फिर जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पा रही है। अच्छा, आइसोलेशन का महत्व क्या है, आइसोलेशन आपके जाति निर्माण में सहायक करते हैं, स्पीशीज की एग्जिस्टेंस को बनाए रखने में मदद करती है, साथ ही साथ नई जातियों के निर्माण में मदद करती है। जाति शुद्धता, मैं कहूंगी जाति की शुद्धता को बनाए रखने में मदद करती है। मेन हेडिंग पढ़ते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। क्या पढ़ते हैं बच्चों, एडाप्टिव रेडिएशन। अच्छा, एडाप्टिव रेडिएशन क्या हो रहा है, आपने अब तक आपको विकास के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विभिन्न कारणों की वजह से जंतु एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। आवास की खोज में हो सकता है, भोजन की खोज में हो सकता है, सुरक्षा की खोज में हो सकता है, ठीक है। तो जंतु क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं बच्चों, जाते हैं, ठीक है। अब जिस जगह पर ये जाएंगे, जिस परिवेश में ये रह रहे हैं, तो पुराने वाले पूर्वज से जो आपका जो मान लो कि कुछ लोग एक जगह से, एक प्लेस से दूसरी जगह पर चले गए, तो दूसरे प्लेस पर जाने वाले जंतु हैं, अभी तो दोनों में समानताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम थे, लेकिन जहां पर वो लोग गए वहां के जलवायु के हिसाब से, रहने सहने के हिसाब से, वहां का जैसा वातावरण था, वहां के हिसाब से उनमें कुछ बदलाव आ गया, उनमें कुछ क्या हो गया, बदलाव आ गया। तो उन्होंने क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिया अपने आप को उस परिवेश के हिसाब से,
ठीक है। अब अनुकूलित तो किया ही किया बच्चों, अब साथ ही साथ क्या हो रहा है, उनमें जो चेंजेस आए हुए हैं उन्हीं के जैसे बच्चे भी उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के जैसे क्या हो रहे हैं, बच्चे भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसी घटना को कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। एंड ये क्या हो रहा है, ये आपका स्प्रेड भी हो रहा है एक से ज्यादा विभिन्न प्रकार की जातियों में भी, इसीलिए इस घटना को क्या कहा जाता है, एडाप्टिव रेडिएशन कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, एडाप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। एग्जाम्पल समझिएगा, मान लेते हैं कि आपका ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो आपके प्रिमेटिव्स हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं बच्चों। अब ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, स्तनधारी हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि दूसरे जगह पर, दूसरे प्लेस पर कोई वुल्फ रह रहा है, ठीक है। अब ये जो वुल्फ है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑस्ट्रेलिया में रह रहे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच कर रहा है। तो इन दोनों ने जितने भी जीवों को जन्म दिया इनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मैच कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, ये दूसरा इंडिविजुअल है, ये दूसरा इंडिविजुअल है, इसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। यानी कि इसने कुछ अडाप्ट किया होगा, इसने कुछ अडाप्ट किया होगा, और जो नया जंतु बना हुआ है इसमें क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। इसी को कहा जाता है, ये क्या है आपका एडाप्टिव रेडिएशन तो हो ही रहा है साथ में साथ। और ये एडाप्टिव रेडिएशन क्या दिखा रहा है, किस प्रकार का विकास दिखा रहा है, अपसारी विकास दिखा रहा है बच्चों। कैसा विकास दिखा रहा है, अपसारी विकास दिखाता है, या अरे सॉरी क्या दिखा रहा है, अभिसारी विकास दिखा रहा है। कैसा विकास दिखा रहा है बच्चों, अभिसारी विकास दिखा रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के जो एडाप्टिव रेडिएशन होती है वो आपके कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करती है बच्चों। किसको शो करती है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करती है। अभिसारी अनुकूलन को या फिर विकास को शो करते हैं कौन, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स बच्चों। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे समझिएगा कि एडाप्टिव रेडिएशन को अपसारी विकास भी कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा है भैया, इसलिए कहा जा रहा है कि जो जनसंख्या है आपकी, ये मान लेते हैं कि एक ही जात की कुछ जनसंख्याएं, कुछ जीव हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए हैं कुछ कारणों की वजह से, किन्हीं कारण इसमें कुछ चेंज आया तो यहाँ पर क्या हो गए, अलग अलग प्रकार की जातियां बन गई। इसमें भी कुछ चेंज आया, यहाँ पर नई कुछ जातियां बन गई हुई हैं। तो ये क्या हो रहा है, विसरित हो रहा है ना, फैल रहा है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, अपसारी विकास। इसीलिए एडाप्टिव रेडिएशन की घटना को इसीलिए क्या कहा जाता है, अपसारी विकास भी कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं करिएगा। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आपके बच्चों क्या दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड जो वुल्फ है इनके बीच में जो चेंजेस आ रहा है ये आपके कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को दिखा रहे हैं। जबकि एडाप्टिव रेडिएशन, विभिन्न प्रकार के जंतुओं में जो एडाप्टिव रेडिएशन होता है वो आपका अपसारी विकास को दर्शाता है। ठीक है, अब मैं जरा से इसको पढ़ रही हूं, देखो क्या लिखा है। किसी एक पूर्वज जाति से विभिन्न जातियों के विकास को विकासीय अपसरण, एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस कहते हैं। इसके फलस्वरूप विकसित नई जाति अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेती है। विकासीय अपसरण के अंतर्गत पूर्व जाति अनेक जातियों में बट जा रही है। यहाँ पे भाई कोई एक जाति है, ये विभिन्न प्रकार की नई नई जातियों का निर्माण कर रही है, तो नई नई जातियां बन रही हैं। देखो डाइवर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसीलिए एडाप्टिव रेडिएशन आपका अपसारी विकिरण या फिर इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हम कहते हैं इसको। सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन, आवास, जनन, सुरक्षा आदि के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जीवित रहने तथा किसी भी स्पर्धा से बचने के लिए नए आवासों की ओर ये माइग्रेट करते हैं। जब कोई भी जीव वर्ग किसी नए आवास में प्रवेश करता है तो स्वयं को पारिस्थितिक आवास के अनुकूल बना लेता है। इसके फलस्वरूप नई जाति का विकास होता है। इसी प्रक्रिया को हम अनुकूली विकिरण कहते हैं, या फिर इसको क्या कहा जाता है, एडाप्टिव डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हम कहते हैं बच्चों। ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के अनुसार आपके जो पुराने पूर्वज हैं
और नए पूर्वज में कंप्लीट डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि एक नई जाति का निर्माण होता है। एग्जाम्पल ये देखिए, मार्सुपियल्स का हम देखते हैं, एवोल्यूशन देख रहे हैं हम। यहाँ पर आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं बच्चों, इनसे से क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए, इनसे आपके रैट और इंडियन रैट के बीच में सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी। एंट ईटर्स के बीच में कुछ मतलब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एंट ईटर्स एंड दूसरे कंट्री में रहने वाले एंट ईटर्स के बीच में सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड आपके जो वॉम्बैट हैं, बैंडिकूट हैं, आपका कोला है, और कौन है ये, देखो ये मोल है, मार्सुपियल मोल। मार्सुपियल मोल जो है आपका, ये दूसरे प्लेस पर रहने वाले मोल के जैसे ही समानता दिखाएगा। ये छछुंदर है आपका बच्चों, ठीक है ना। ये शुगर ईटर है, ये आपका तस्मानियन वुल्फ है। अब तस्मानियन वुल्फ हो बच्चों चाहे इंडियन वुल्फ हो, भेड़िया जो होता है अगर ये कार्निवोरस है तो इंडियन वुल्फ भी आपका क्या होता है, कार्निवोरस होता है, ठीक है। यानी कि चाहे एशियाटिक लायन हो, चाहे अफ्रीका में रहने वाला लायन हो, चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला लायन हो, ये आपके कार्निवोरस ही होंगे और किसी भी प्लेस में रहने के कारण इनका फूड हैबिट नहीं बदलेगा। ये चाहे जहाँ पे भी हो, हाँ हो सकता है इनमें कुछ दूसरे चेंजेस आए, बट इनमें मैक्सिमम सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलती हैं। तो क्या देखा जा रहा है कि यहाँ से कोई पुरानी पूर्वज थी और इससे कुछ नए नए प्रजातियाँ एक जगह से नई नई प्रजातियाँ बनी तो बनी, साथ ही साथ दूसरे प्लेस पर रहने वाली प्रजातियों में सिमिलैरिटीज भी देखने को मिल रही हैं। तो आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का जो हम दूसरे एनिमल्स के, दूसरे स्तनधारी वाले एनिमल से कंपैरिजन देख रहे हैं, ये क्या दिखाते हैं, कन्वर्जेंस हो रहा है भाई। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एनिमल, इंडिया में रहने वाला एनिमल, दोनों में ही सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही हैं। तो इसी वजह से ये कैसा रेडिएशन दिखा रहा है, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं बच्चों। इस टाइप के रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंस एवोल्यूशन कहते हैं। आप इसको अभिसारी विकास कहते हो, ठीक है। सेम चीज हम डार्विन की फिंचेस में भी देखते हैं। डार्विन की फिंचेस वाला डायग्राम नहीं लगा क्या? सेम चीज हम डार्विन की फिंचेस में भी देखते हैं बच्चों, ठीक है। किसमें देखते हैं, डार्विन की फिंचेस में देखते हैं। वो डायग्राम मैं पहले लेक्चर में लगवा चुकी हूँ, तो वहां से आप देख लीजिएगा। डार्विन की फिंचेस में क्या देखा था डार्विन ने कि भाई जो आपकी क्या कहते हैं कि सीड ईटिंग इंसेक्ट्स थी, ये कुछ वेजिटेरियन इंसेक्ट्स हो गए, कुछ इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट्स हो गई, कुछ आपकी मैंग्रोव ईटिंग इंसेक्ट्स हो गई। तो ये क्या हुए, इन्होंने अपने आप को जरूरत के हिसाब से क्या कर लिया था, एडाप्ट कर लिया था, ठीक है। तो एडाप्टेशन की वजह से इसमें क्या हुआ, नई नई जातियों का निर्माण हुआ। दिस इज योर एडाप्टिव रेडिएशन। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं किसके बारे में बच्चों, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम। ह्यूमन बींग्स ह्यूमन एवोल्यूशन को अब जाके पढ़ेंगे। मानव विकास के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। ह्यूमन एवोल्यूशन के कुछ सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स के दूसरे एनिमल्स के जैसे हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, साथ ही साथ क्या देखेंगे आप, ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये बताएंगे कि जो हमारे पूर्वज थे, हम कपी हमारे पूर्वज हैं कि गोरिल्ला हमारा पूर्वज है कि चिंपैंजी हमारा पूर्वज है, हमारा पूर्वज कौन है, हमारे पूर्वज में और हम में क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही हैं। इस वजह से आपको ये थोड़ा सा फीचर्स जानना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मानव कैसा है बच्चों, ये बाइपीडल लोकोमोशन शो करता है। जो आपका ह्यूमंस होते हैं, ठीक है ना, एप जो है आपके वो 4 पैरों पर चलते हैं, जबकि ह्यूमन आपके 2 पैरों पर चलते हैं बच्चों। कितने पैरों पर चलते हैं, 2 पैरों पर। और इनका पोस्चर क्या होता है, सीधा है। आप भी सीधा चलते हो, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, हम भी सीधा चल रहे हैं, जैसे मैं अभी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा पोस्चर कैसा है, सीधा है, इरेक्ट होता है। फेस कैसा है बच्चों, पहले फेस कपी के जैसा था, लेकिन अभी फेस कैसा है, पता नहीं इस पोस्चर को क्या कहते हैं, बट आप ऐसे बोल सकते हो कि फोरहेड हल्का सा उभरा रहता है एंड लोअर जॉ क्या रहता है, इनर साइड में रहता है, ठीक है ना। ओके, दांत हमारे कैसे हैं बच्चों, हमारी अडल्ट ह्यूमंस में 32 टीथ मौजूद रहते हैं, जिसमें मोलर, प्री मोलर एंड ये फिक्स्ड नंबर में मौजूद रहते हैं।
दंत सूत्र हमारा क्या होता है, 21 23 होता है, 21 23 होता है, ठीक है। ओके, भोजन हमारा हम ओमनीवोरस टाइप के होते हैं, फल, शाक सब्जियां, मांस, ये सारी चीजें खाते हैं हम। वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता हमारे हाथ क्या कहते हैं कि ग्रास्प करने में हेल्प करते हैं, बट हाँ दूसरे एनिमल्स के कंपेयर में इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ हमारे हाथ इजीली ग्रास्प कर सकते हैं। अच्छा, हाथ और पैर में अगर आप इसकी लंबाई में थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे तो पैर की लंबाई ज़्यादा होती है, हाथों की लंबाई क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। इंटेलिजेंस, आज के टाइम पे ह्यूमन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल माना जाता है, ठीक है। मस्तिष्क एवं कपाल गुहा क्या है बच्चों, इस टाइम पे जो मॉडर्न ह्यूमन है इसकी कपाल क्षमता कितनी है, क्या कहते हैं, 1600 सीसी है बच्चों। बाइनोक्यूलर विजन है, हम दोनों आंखों से क्लियरली देख पाते हैं, अनंत तक हमारा विजन होता है। ऑल्फैक्टरी सेंस, यस, क्या कहते हैं, सूंघने की क्षमता होती है, सुन भी सकते हैं इजीली। ब्रीडिंग कैपेसिटी भी है, ठीक है ना। एंड शरीर पर बालों की कमी हो गई है, पहले शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल मौजूद होते थे, धीरे धीरे रोम हेयर्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ह्यूमन स्टार्टेड डेवलपिंग कल्चर, इसने सिविलाइजेशन बनाना शुरू किया, इसने कल्चर डेवलप करना शुरू किया, इसने रिलीजन के बारे में बताना शुरू किया, एंड फिलॉसफीज, ये वो दुनिया भर की, बेसिकली आप कह सकते हो कि जीने के लिए जो नियम तय होते हैं ह्यूमंस ने ये करना शुरू किया, और किसी एनिमल ने ये काम शुरू नहीं किया था। और गुणसूत्रों में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, आप हो, मैं हूँ, और भी कोई ह्यूमन बींग हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, चाहे अमेरिका में, चाहे जहाँ पे भी, ठीक है, सबका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, सेम होगा, क्रोमोसोम का शेप, साइज वगैरह वगैरह सेम होगा, अनलेस की म्यूटेशन ना हुआ हो, है ना। चलिए डायग्राम देख लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको पहले कुछ चीजें समझा देती हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम बताऊंगी, एक सेकेंड। हाँ आइए देखिए बच्चों, वैसे तो हमारे बहुत सारे हम लिंक देखते हैं कि एप्स के बीच में और बाकी एनिमल्स के बीच में हम लिंक स्थापित करते हैं, हम सबसे कि हमारा पूर्वज, इनिशियल पूर्वज हमारा कौन सा है, उसमें आप प्रोकॉन्सल के बारे में, ओलिगोपिथेकस के बारे में, बहुत सारे दूसरे ह्यूमन लाइक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम अपना मेन लिंक किससे स्थापित करते हैं, ड्रायोपिथेकस से स्थापित करते हैं बच्चों, कि हमारा जो पूर्वज रहा है वो कौन रहा है, ड्रायोपिथेकस रहा है बच्चों, कौन रहा है, ड्रायोपिथेकस रहा है। यहाँ से हम इसको अपना पूर्वज मान के चलते हैं। ये जो ड्रायोपिथेकस है बच्चों, ये क्या है, ये यानी कि कपी जैसा, एप लाइक इसके लक्षण देखे गए थे, 4 पैरों वाला, और उसके बाद में बड़े शरीर पर काफी सारे बाल हुआ करते थे। ये खाता क्या था, फल पत्ती वगैरह ये सब खाता था। पोस्चर इसका पार्शियली इरेक्ट था, बिल्कुल सीधा होकर के नहीं चलता था, पार्शियली इरेक्ट था। टाइम पीरियड इसका क्या है, 25 से 15 मिलियन वर्ष ईयर इस अगो इसको देखा गया है, वह है आपके कौन, ड्रायोपिथेकस। ये कैसा है बच्चों, कपी जैसा, परंतु कपी नहीं है, मतलब इसको हम कंप्लीटली एप नहीं मान रहे, कपी जैसा इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले हुए हैं। देन आपका आता है कौन, रामापिथेकस आता है बच्चों। रामापिथेकस जो है बच्चों, रामापिथेकस एंड शिवापिथेकस, आपके रामापिथेकस और शिवापिथेकस को जो इंडिया में हिमालय का जो शिवालिक रेंज है, यहाँ पर इनके क्या मिले थे, आप इनके जीवाश्म हमारे शिवालिक वाले रेंज में देखने को मिले थे। ये रामापिथेकस जो है ये होमिनिड के पूर्वज माने जाते हैं बच्चों, किसके पूर्वज माने जाते हैं, होमिनिड के पूर्वज माने जाते हैं। एंड ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस का जो टाइम पीरियड है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ये भी आपके क्या खा रहे हैं, ये फलाहारी हैं बच्चों, कैसे हैं, फलाहारी हैं, पार्शियली सीधा होकर के ये भी चलते हैं। ये मनुष्य का सीधा पूर्वज माना जाता है, क्या माना जा रहा है, मनुष्य का सीधा पूर्वज कौन माना जा रहा है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स का एंसेस्टर कौन माना जा रहा है, रामापिथेकस को माना जा रहा है।
ड्रायोपिथेकस आपका किसके जैसा है? कपि के समान है। और रामापिथेकस आपका किसके समान है? मानव के समान है। इसीलिए रामापिथेकस को क्या माना जा रहा है बच्चों? ह्यूमन का पूर्वज माना जा रहा है। अब आते हैं हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम है, लेकिन इसका जीवाश्म बच्चों इथियोपिया और आपके तंजानिया से मिला हुआ है। अफ्रीका के इथियोपिया और तंजानिया से ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म मिला हुआ है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही थोड़ा थोड़ा सा समझदार मानव होने लगा था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसा होने लगा था बच्चों? थोड़ा थोड़ा समझदार मानव होने लगा था, तो हल्का फुल्का समझदारी दिखाने लगा था ये। तो इसकी वजह से इसकी क्रैनियल कैपेसिटी यानी कि इसका जो मस्तिष्क का जो क्षमता है वो ऑलमोस्ट आपका 400 से 600 के बीच में सीसी 400 कहीं कहीं पर 400 से 600 सीसी के बीच में दिखाता है। यहाँ पर इतना लिखा हुआ है। आई थिंक स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में 400 से 600 के आसपास में दिखाया हुआ है। चेक कर लीजिएगा एक बार। ये कैसा है? अब ये देखो, ये शाक सब्जियां खाने लगा है। कैसा, क्या इसका भोजन का आधार क्या है बच्चों? ये शाक सब्जियां खाने लगा हुआ है। ठीक है, फल वगैरह से आकर के अब ये धीरे धीरे शाक सब्जियां भी खा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बच्चों? हाँ, और ये क्या है? सीधा चलता है, ये घास के मैदान में रहने वाला जंतु है ये। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही ऐसा आपका मानव है बच्चों जिसने सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही है जिसने सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया हुआ था। ठीक है, अब आते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं हम? होमो हैबिलिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? होमो हैबिलिस के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमने देख लिया हुआ है, अब किसके बारे में देखेंगे? होमो हैबिलिस के बारे में देखेंगे। ये कुछ सब टाइप है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। ओके, चलिए। होमो हैबिलिस क्या है बच्चों? ये भी क्या है? टाइम पीरियड देख लीजिए, 2 मिलियन वर्ष पूर्व इसको देखा गया है। क्रैनियल कैपेसिटी इसकी 650 से 800 सीसी है। शाकाहारी है ये। कैसा है? शाकाहारी है। सीधा पोस्चर है इसका, और इसने औजार बनाना, शिकार करना, सामूहिक शिकार भी है, थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ भाषा वगैरह भी इसने इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ था। ठीक है, अच्छा, होमो सेपियंस में आपके निएंडरथल्स आते हैं। होमो सेपियंस के कौन से? निएंडरथैलेंसिस। ये आपके निएंडरथल नामक प्लेस पर पाए गए हैं, इसलिए इनका नाम ऐसा पड़ा हुआ है, निएंडरथल्स बच्चों। ये कब के देखे गए हैं? ये 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व के हैं। निएंडरथल्स आपके कब? सीधा सीधा आप याद रखिएगा, निएंडरथल्स। निएंडरथल्स का टाइम पीरियड क्या है? 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व देखे गए हैं। इनकी क्रैनियल कैपेसिटी कितनी है? 1400 से 1500 इनकी क्रैनियल कैपेसिटी है। ये कैसे हो गए हैं? सर्वाहारी हो गए हैं बच्चों। अच्छा, होमो इरेक्टस मैंने छोड़ दिया क्या? कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। ये कैसे हैं? सर्वाहारी हैं, यानी कि ये अब सब कुछ खाने लगे हैं। मांस भी खाने लगे हैं, क्या कहते हैं कि आपके शाक सब्जियां भी खाने लगे हैं। पोस्चर इनका सीधा है। अब ये देखो, ये थोड़े से सभ्य टाइप के हो गए हैं। इन्होंने अपने जो इनके पूर्वज हैं, जो इनकी मृत्यु हो गई, उसको दफनाना शुरू कर दिया, शरीर को ढकना भी शुरू कर दिया, खाल वाल से कपड़े वपड़े भी पहनना शुरू कर दिए। थोड़े से धीरे धीरे सभ्य होने लगे हैं। अब आता है कौन आपका बच्चों? क्रोमैग्नॉन। क्रोमैग्नॉन जो है ये उपजाति माना जाता है मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का। इसका टाइम पीरियड क्या दिखा रहा है? 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व दिखा रहा है। एंड क्रैनियल कैपेसिटी इसकी 1400 सीसी है। सर्वाहारी है, पोस्चर सीधा है। पेंटिंग वगैरह, एंटरटेनमेंट के लिए पेंटिंग वगैरह इसने शुरू कर दिया हुआ है। अब आता है मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। द मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग जो है मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है आपका होमो सेपियंस। सेपियंस है बच्चों। इसका टाइम पीरियड क्या है? 10,000 वर्ष पूर्व से माना जाता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है वो उस टाइम पे देखा गया था। एंड इनकी क्रैनियल कैपेसिटी कितनी है? 1600। कितनी है? 1600 है। सर्वाहारी हैं ये भी। पोस्चर इनका सीधा है। कल्चर वगैरह ये सब चीज़ें इन्होंने विकसित करना, सिविलाइजेशन वगैरह इन्होंने और फर्दर डेवलप किया हुआ है। कल्चर वगैरह और फर्दर इन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है। अच्छा, हमको देखने को क्या मिल रहा है? अगर आप ध्यान देंगे तो निएंडरथल से लेकर के जो आपके होमो सेपियंस है, यहाँ पर
कल्चर का डेवलपमेंट होगा। बाकी खाने पीने में, पोस्चर में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। देखने में क्या मिल रहा है कि इनका रहने सहने का और क्या चेंज आया हुआ है, क्या परिवर्तन इन्होंने लाया है। घरों में रह रहे हैं, समाज स्थापित कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, यानी कल्चर का डेवलपमेंट देखने को मिलता है आपके निएंडरथल से लेकर के होमो सेपियंस सेपियंस तक का मानव का। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और कुछ क्वेश्चन आपसे बहुत डिटेल में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये थोड़ा सा आप एक सीरीज में याद रख सकते हैं, ये थोड़ा सा किसके बाद कौन डेवलप हुआ है, ठीक है। देखिए हमारे पूर्वज हम मानते किसके हैं, कपियों को हम अपना पूर्वज मानते हैं। ह्यूमंस का पूर्वज किसको माना जाता है, मानव का पूर्वज किसको माना जाता है बच्चों, कपि को मानव का पूर्वज माना जाता है। फिर बीच में बहुत सारे आते हैं, उसको इतना हम लेते नहीं हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, ड्रायोपिथेकस के बारे में। ये कैसा है, ये देखिए हल्का सा, ये पार्शियली पोस्चर सीधा है, हल्का सा ये तो सीधा होने की कोशिश कर रहा है। ये भी आपके कपि के समान दिखता है, किसके समान दिखता है, कपि के समान दिखता है बच्चों, ठीक है। फिर आता है कौन, फिर आता है हमारा रामापिथेकस आता है एंड शिवापिथेकस आता है। इनको देखा कहाँ गया, इनको देखा गया हिमालय की शिवालिक वाले श्रेणी में इनको देखा गया था, ठीक है ना। इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है, इन दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है आपका। एंड रामापिथेकस जो है, ये पोस्चर इसका कैसा हो गया, सीधा है। इसका पोस्चर कैसा है बच्चों, सीधा, और ये किसके जैसा है, मानव के समान दिखने लगा है, मानव के समान ये दिखने लगा है। रामापिथेकस किसके जैसा है, मानव के समान दिखने, इसीलिए मानव का पूर्वज इसको माना जाता है। मानव का डायरेक्ट लिंक रामापिथेकस से माना जाता है, अदरवाइज मानव का पूर्वज किसको माना जाता है, कपि को माना जाता है। फिर कौन है आपका, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ठीक है। फिर कौन आता है आपका, होमो हेबिलिस है, देन होमो इरेक्टस है आपका, ठीक है ना। फिर उसके बाद निएंडरथल्स होते हैं आपके, एंड आपका कौन आ जाता है, होमो सेपियंस सेपियंस है आपके, कौन है, होमो सेपियंस सेपियंस है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल्ड चीज़ें भी ले लिया था मैंने जस्ट बताने के लिए आपको। और एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, जो अर्ली प्राइमेट्स थे बच्चों, ये आपको थोड़ा सा लिंक ट्री बना हुआ है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर प्राइमेट्स जो दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये आपका प्लियोसीन पीरियड का है, ठीक है। प्राइमेट्स का ऑर्डर दिख रहा है हमको, ये यहाँ पे एक प्राइमेट्स का ऑर्डर देखने को हमको मिल रहा है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ इंसेक्टियोरा एंड देन प्राइमेट्स। यहाँ से अगर आप देखेंगे, एंथ्रोपोइडा है, देन क्या है आपका, प्रोस्मिट है, और प्लैटिरिनी है, ये सब आपके प्राइमेट्स हैं बच्चों। गिबन, ये पुराना मंकी है, लॉरिस है, ये सब आपके प्राइमेट्स हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ओल्ड वर्ल्ड मंकी, जो पुराना थोड़ा सा माना जा सकता है कि ये जो मंकी है ये बाकियों का पूर्वज माना है, गोरिल्ला का पूर्वज है। देन मंकी से किसका विकास हुआ है, कपि का विकास हुआ है। मंकी से किसका विकास हुआ है, कपि का। और ये जो कपि है ये गोरिल्ला का पूर्वज, आपके ऑर्गेंटन का पूर्वज, चिंपैंजीज का पूर्वज, एंड आपके कौन है, मेन का पूर्वज। मेन का मतलब मनुष्य का पूर्वज माना जाता है, मेन नहीं बोलूंगी मैं, ह्यूमंस का पूर्वज है। किसका पूर्वज है, ह्यूमंस का पूर्वज है। अच्छा, इनको होमिनिड्स कौन है बच्चों, होमिनिड्स जो हैं आपके ह्यूमंस की जो जाति है, बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि ह्यूमंस को क्या कहा जा रहा है, होमिनिड्स बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ से ये लिंक ट्री देखेंगे कि ये कौन है, एप्स ही क्या है, विभिन्न प्रकार के आपके जो प्राइमेट्स हैं इनके क्या हैं, पूर्वज माने जा रहे हैं। एंड चिंपैंजीज वगैरह ये सब क्या है, ये सिमिलर हैं किसके, मतलब ये चिंपैंजीज वगैरह इनका कोई लिंक नहीं है ह्यूमंस से। ह्यूमंस का लिंक किससे है, कपियों से। किससे है, कपियों से है, याद रखना। अच्छा, और कुछ है, ठीक है, चलिए ठीक। अब रीड करूंगी, थोड़ा सा समझिएगा। देखो, ड्रायोपिथेकस, इसके जीवाश्म भी उत्तरी, ड्रायोपिथेकस के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं आपको, अफ्रीका से, एशिया, यूरोप से मिले हुए हैं। मायोसीन युग का माना जा रहा है ये आपका, ठीक है। यह चिंपैंजी से मिलता जुलता, झुककर, चिंपैंजीज नहीं कहूंगी, कपि से मिलता जुलता, ठीक है ना, कपि से मिलता जुलता, झुककर 4 पैरों पर चलने वाला होता है। कद इसका छोटा होता है, क्रैनियल कैपेसिटी इसकी इतनी देखी गई हुई है, और ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर कौन है बच्चों, शिवापिथेकस है। ये देखिए,
इस आदि कपि के जीवाश्म भारत की शिवालिक पर्वतमाला से मिले हैं। इसके दांत जबड़े कपियों जैसे थे। मस्तिष्क व हाथ जो है ये वानरों के समान दिखने को मिल रहे थे। तो ऐसा अनुमान है कि आधुनिक कपियों के सहपूर्वज रहे होंगे। इन्हें प्रोकॉन्सल का वंश माना जाता है। प्रोकॉन्सल कौन है? आपके कपि जैसे दिखने वाले जंतु थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। होमिनिड आपके कौन है? मनुष्य मानव जैसे दिखने वाले, ये सब आपके होमिनिड है। एंथ्रोपॉइड आप देख सकते हैं, बंदर कपि एवं इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कपि क्या है बच्चों? इसमें प्राइमेट गण में कुल पोंगिडी के फॉसिल जीवित चिंपैंजीज, गोरिल्ला इत्यादि इत्यादि शामिल किए जाते हैं। ये सब थोड़ा थोड़ा सा फीचर तुमको बताया गया हुआ है। होमो कौन? मनुष्य का वंश जो है। होमो क्या है? मनुष्य जाति का वंश है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में पढ़ लेना, मैं बता चुकी हूँ आपको। मैं ये इस स्लाइड को मैंने जानबूझ के रखा हुआ है। एक्चुअली जो टेक्स्ट बुक है इसमें बहुत डिटेल्ड में दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जब भी आप ह्यूमंस का ह्यूमंस का एवोल्यूशन जब आप पढ़ना ना, तो ह्यूमंस का एवोल्यूशन स्टार्ट करना ड्रायोपिथेकस से पढ़ना। कहाँ से पढ़ोगे? ड्रायोपिथेकस से पढ़ोगे बच्चों, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत पुराने से जाना नहीं है। ड्रायोपिथेकस से ऊपर किसको देखना है आपको? कपि रखना है, कपि रखना है, ठीक है। ड्रायोपिथेकस आ गया तुम्हारा। फिर कौन आ गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद इस तरह से आप अपना लिंक ट्री बनाना, ठीक है ना। ओके, और कुछ? चलो यहाँ से देखो, ये इन सबको नहीं, अरे यही, हाँ, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देन आपका कौन आ गया? होमो हैबिलिस आता है, ठीक है ना। होमो हैबिलिस आएगा, फिर होमो इरेक्टस आएगा, अर्ली होमो सेपियंस आता है, निएंडरथल आएंगे, देन क्रोमैग्नोन एंड मैग्नोन आएगा। क्रोमैग्नोन जो है आपका ये ह्यूमन क्रोमैग्नोन जो है ये मॉडर्न मैन का ही उपजाति माना जाता है। बहुत डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। निएंडरथल के बाद डायरेक्ट आप मॉडर्न मैन को रख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है, ह्यूमंस का हमने देख लिया है। एंड लास्ट आपका बच्चों टॉपिक यही था, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ह्यूमंस का हमने देख लिया हुआ है। एंड आज जो एवोल्यूशन का चैप्टर है वो कंप्लीटली समाप्त होता है। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।